नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य इतना ही है कि बुद्धि प्रामाण्यवादियों को धर्म का महत्व ध्यान में आए और श्रद्धालु हिंदुओं को धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी मिले और धर्म के ऊपर उनकी श्रद्धा बढ़े। इस उद्देश्य से हमने इस मालिका में अलग अलग विषय समझ कर लिए। कल हमने जानकर लिया कि हमारी कालगणना कितनी प्राचीन है, उसका महत्व क्या है, ये हमने समझ कर लिया और इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर किया है, ये भी हमने समझ कर लिया। आज हम यहाँ पर हमारी प्राचीन काल गणना के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ इस धर्म विज्ञान की मालिका में जानकारी देने हेतु उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए इस मालिका को हम प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहूँगा कि काल की सापेक्षता के संदर्भ में आज के आधुनिक युग में बताया जाता है, परंतु क्या भारत में प्राचीन गणना के बारे में यहाँ पर ज्ञात था? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, काल गणना के संदर्भ में जो काल सापेक्षता है जो हमारे प्राचीन परंपरा में, उसके संदर्भ में हम आज जान लेंगे। वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान में जो प्रख्यात आधुनिक वैज्ञानिक है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में दिक् एवं काल की सापेक्षता को उन्होंने प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा था कि विभिन्न ग्रहों पर समय की अवधारणा भिन्न भिन्न होती है और काल का जो संबंध है वो मूलतः जो ग्रह की गति है उससे वो निगडित होता है। ग्रह की दो प्रकार की होती है कि ग्रह एक तो सूरज के बाजू में जो एक गोल वो परिक्रमा करता है, वो एक गति होती है जिसको परिभ्रमण कहा जाता है, और एक ग्रह की स्वयं के जो एक्सिस होता है, सेंटर होता है, उसके बाजू में जो घूमने की स्वयं की एक गति होती है वो परिवलन गति होती है। तो ग्रहों की इस दो प्रकार की गति से काल का एक बहुत बड़ा संबंध होता है, ऐसे शास्त्र कहता है। अब अलग अलग ग्रहों पर समय का माप भिन्न होता है। इस सिद्धांत से संबंधित जो जानकारी के संकेत है हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी हम देख सकते हैं। यानी पुराणों में एक कथा आती है, राजा रैवतक, रेवत देश के जो राजा थे रैवतक, उनकी जो पुत्री थी रेवती। तो ये सत्य युग की कथा है। तो उस समय ऊंचाई 21 से 24 फीट तक के होती थी सामान्य मनुष्य की, और उस समय जो उनकी बेटी थी राजकन्या रेवती, उसकी जो ऊंचाई या कद हम जिसे कहते हैं वो एक औसतम जो पुरुष का कद है उससे थोड़ा सा अधिक लंबा था। इसके कारण रेवती के लिए अनुकूल वर वे राजा ढूंढ नहीं पा रहे थे, और उसके लिए अब क्या समाधान करना है। तो उस समय के राजा भी तपस्वी होते थे, उनके परिवार भी तपस्वी होते थे। तो योग बल के आधार पर रैवतक अपने पुत्री को लेकर वो सीधे ब्रह्मलोक निकल गए वहाँ से। देखिए, यानी हमारे पुरातन परंपरा में केवल काल की गति नहीं है, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक लोक से दूसरे लोक में जाने की जो विधि, जो प्रक्रिया है, वो भी स्पष्टता से किया है कि पृथ्वी से अगर ब्रह्मलोक जाना है तो योग बल के आधार से व्यक्ति ब्रह्मलोक जा सकता है। ऐसे भी इस कथा का एक सार हम ले सकते हैं। जब रैवतक राजा अपने पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए
तो वहाँ पर ब्रह्मलोक में गंधर्व गान चल रहा था। तो गंधर्व गान चल रहा था तो वे कुछ क्षण वहाँ पे रुके। जब वह गान पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा ने देखा कि राजा रैवतक ब्रह्मलोक में आए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ आपका। तो राजा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी पुत्री के लिए आपने किसी वर को उत्पन्न ही नहीं किया ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है उसके तुलना में मुझे कोई उसके लिए वर ही नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि आपने प्रवास किया और जितने देर तक आपने यहाँ कुछ क्षण रुककर जो गाना सुना, उतने समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं और वर्तमान में अभी वहाँ पर 28वां द्वापर युग जो है वो समाप्त होने वाला है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रैवतक राजा से कि अब तुम जल्दी वहाँ जाइए और वहाँ पे भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतार लिया है, उनके जो भाई है बलराम, उससे इस रेवती का आप विवाह कर देना। पर बाद में उन्होंने एक बात कही थी रैवतक राजा से। उन्होंने कहा कि आपने एक अच्छा बात किया, आप जब ब्रह्मलोक आए तो अपने साथ अपने पुत्री को लेकर आए, वो अच्छी बात किया। इस कारण उसकी आयु बढ़ी नहीं है। यानी इसका दूसरा अर्थ है कि योग बल से, तपोबल से जब वे पृथ्वी से ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे तो उनकी जाने की गति जो थी, वो गति के कारण उनके शरीर पर जो उम्र के हिसाब से परिवर्तन होना वो नहीं हुआ था। यानी काल की गति जहाँ कुंठित होती है तो एजिंग चेंजेस, शरीर पे एजिंग चेंजेस भी नहीं हुए थे। मगर ये लोक में ये प्रवास कर रहे थे कुछ क्षणों का, उस समय पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे। तो काल की गति, काल का उम्र पर होने वाला परिणाम इत्यादि सब जो अध्ययन और ज्ञान था वो हमारे प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनियों को, राजाओं को प्रचुर मात्रा में था और वो ज्ञानी थे। कालगणना या काल की गति, इसके बारे में वे परिपूर्ण जानते थे। यही ये कथा से स्पष्ट होता है। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर राजा रैवतक तुरंत पृथ्वी पर आए और बलराम जी से मिलने गए। अब ये थे द्वापर युग में और वो थे सत्ययुग का। तो रेवती का शरीर का जो आकार और ऊंचाई, कद वगैरह था वो सत्ययुग के तुलना में, मतलब सत्ययुग के अनुपात में 21 हाथ लंबा, और बलराम जी का जो कद था वो द्वापर युग से मिलने वाला, तो फिर उसमें एक विसंगति थी उनके कद में। परंतु जैसे उन्होंने बलराम जी को रेवती के विवाह का प्रस्ताव दिया तो बलराम जी ने क्या किया कि उनका जो हल था वो हल उठाया और रेवती के सिर पर रख दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि रेवती का जो शरीर था वो द्वापर युग के मनुष्य के तुलना में जितना 7 हाथ का चाहिए उतना कद होके, उस समय वधूवर का जो कद मैच होना चाहिए या संतुलित होना चाहिए, उस तरह के कद उनको प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब बलराम जी भी काल की गति, युगोनुसार कद या होने वाला परिणाम, या ब्रह्म या तपोबल से, ब्रह्म अपने योग बल से जब हम काल की गति को तोड़कर आगे जाते तो उस समय होने वाले परिणाम वो सबको जानते थे और उसको द्वापर युग में कैसे अनुपात में लाए ये भी जानते थे। तो केवल वो जानते नहीं तो उस पर उपाय भी जानते थे। ऐसे हमें इस कथा से पता चलता है। यह कथा पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक विशिष्ट गति से जाने पर समय के इसमें होने वाले परिवर्तन या न होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में जो बदलाव है उसके बारे में हमें शिक्षित करती है। और अभी जो आधुनिक विज्ञान है या आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने एक सिद्धांत में यही बात रखी है कि आधुनिक वैज्ञानिक यह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश के गति से कुछ कम गति से चलने वाले यान में अगर वो बैठ जाता तो उसके शरीर के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी जिसको हम आधुनिक विज्ञान के भाषा में एजिंग चेंजेस या उम्र समय के साथ जो शरीर में परिवर्तन होना चाहिए, तो वो प्रकाश के गति से होने के कारण
शरीर की जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो प्राय स्तब्ध होती है, कुंठित होती है और एजिंग चेंजेस होते नहीं हैं। इसलिए जैसे जैसे उच्च लोगों में जाते हैं तो वैसे उम्र भी बढ़ता है, और इसलिए हमारे देवताओं को शरीर में परिवर्तन नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसे हमारे पुराणों और उसमें लिखा है। तो वो कितना शास्त्रीय है, आधुनिक विज्ञान भी उसको कैसे एक्नॉलाइज करता है, यानी उसको कैसे वही प्रमाणित करता है, यही इस कथा से यह सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो यदि एक 10 वर्ष का व्यक्ति ऐसे यान में बैठता है जिसकी गति प्रकाश की गति से थोड़ी सी कम है, और वो देवयानी आकाशगंगा यानी एंड्रोमीडिया गैलेक्सी यानी देवयानी आकाशगंगा की ओर वो जाकर अगर वापस आते हैं, तो प्रकाश की गति से कम गति से जाने के कारण जब वो जाकर वापस आएंगे तो उस 10 वर्ष के व्यक्ति की आयु इतने प्रवास के बाद केवल 56 वर्ष से ही बढ़ेगी। किंतु उस अवधि में पृथ्वी पर 40 लाख वर्ष बीत गए होंगे। यानी कौन से ग्रह पे कैसे गति है और उसके तुलना में पृथ्वी की कैसे गति है, और उनके 56 वर्ष और ये पृथ्वी पे बीतने वाले 40 वर्ष का अनुपात अत्यंत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में तार्किक पद्धति से हमारे ऋषि मुनियों के कालगणना ने हमने जो पहले देखा है उसमें हमने पहले आपको भी बताया है, और वो कैसे अत्यंत वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक निष्ठ है वो अभी हमको सीखने को मिल रहा है। तो योग वशिष्ठ आदि जो हमारे ग्रंथ है उसमें योग साधना से समय में पीछे जाना और पूर्वजन्म को अनुभव करना प्रत्यक्ष, तथा भविष्य में अगले जन्म में प्रवेश करना और भविष्य क्या है या त्रिकालदर्शिता को, काल की तीनों कालों की दर्शिता को वो क्षमता प्राप्त करना, ऐसे अनेक वर्णन भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इससे यही प्रमाणित होता है कार्तिक जी कि हमारी ये जो कालगणना है या जो गति लोक या इसकी जो सापेक्षता है, तो जैसे आधुनिक विज्ञान भी उसके बारे में कह रहा है, उतने ही सक्षमता से, उससे कई अधिक सक्षमता से, कई अधिक तार्किक रूप से, कई अधिक स्पष्ट प्रमाणों के साथ, स्पष्ट उदाहरणों के साथ हमारे प्राचीन परंपरा में पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। और ये हमारे चाहे पुराण हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो वो कितने वैज्ञानिक स्तर पर है इसको वो प्रमाणित करता है। केवल उन्होंने जो संज्ञाओं का उपयोग किया है, संज्ञा ने टर्म्स, और वो टर्म्स में वो क्या कहना चाहते हैं, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जब हम काल के गति के संदर्भ में उस संज्ञाओं का उपयोग करेंगे तो उसका काल के गति के संदर्भ में क्या अर्थ लेना है, यह भावार्थ लेना है, यह क्षमता अगर साधना के माध्यम से, गुरु के कृपा के माध्यम से, धर्म के ज्ञान के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति में निर्माण होती है, तो ऐसे व्यक्ति इन सब पौराणिक और धर्म ग्रंथों का योग्य विश्लेषण यानी करेक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अन्यथा मिस इंटरप्रिटेशन होकर ये जो कॉन्स्पिरेसीज जो है, वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसीज जो चल रही है कि हमारे धर्म ग्रंथ को एक कहानियाँ मानना, किंवदंतियाँ मानना, उसको सत्य इतिहास या ना मानना, तो ऐसे नए षड्यंत्र हो सकते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे महाभारत रामायण, ये हमारा धार्मिक इतिहास है, ये सत्य है। केवल वो समझने के लिए हमें साधना या गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमारे सामने यहाँ पर ये विषय यहाँ पर रखा, तो इससे एक बात तो हमें सीखने को मिली कि काल की गति अलग अलग लोकों में किस प्रकार से होती है, यह हमें समझ में आया। और साथ ही जो आधुनिक विज्ञान है वो भी हमारे प्राचीन जो धर्मशास्त्र है, जो प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है, उससे कितना साम्य रखता है, ये बात हमें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव के रूप को महाकाल का कहा गया है और उज्जैन को पृथ्वी का मध्य भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उज्जैन यह केंद्र इंग्लैंड के ग्रीनविच के कैसे स्थलांतरित हो गया, इसके बारे में आप हमें बताएं। उज्जैन
पृथ्वी का मध्य कहा जाता था और महाकालेश्वर से ही काल की उत्पत्ति हुई, ये केवल सुनी सुनी बात या ये नहीं तो वो साक्षात सत्य कैसा है वही आज हम सुन के समझ के लेंगे कार्तिक जी। भारत में विक्रमादित्य के जो शासनकाल में संपूर्ण भारत का जो समय है वह उज्जैन से ही तय होता था। और ग्रीक, चाहे फारसी हो, अरबी हो या रोमन हो, इन लोगों ने भी भारतीय कालगणना से ही प्रेरणा लेकर अपने अपने यहाँ समय को जानने के लिए अपनी अपनी तरीके से वेधशालाएं बनाई थी। अपने यहाँ वेधशाला तो बनाई मगर प्रेरणा उनकी भारत थी और उसमें भी उज्जैन क्षेत्र, राजा विक्रमादित्य का काल, वह उनकी प्रेरणा थी। यह हमें समझने की आवश्यकता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार उज्जैन का एक अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है। भौगोलिक दृष्टि या खगोलिक दृष्टि से उसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह नगरी पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता में ठीक से मध्य में स्थित है और इसे पूर्व से ग्रीनविच के रूप में भी जाना जाता था। ग्रीनविच इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी काल निर्धारण का जो है केंद्र वो ग्रीनविच है। तो ग्रीनविच के पहले काल निर्धारण का केंद्र उज्जैन था। एक वाक्य में कहना तो यही उसका अर्थ है। प्राचीन भारत की उज्जैनी नगरी के देश के अगर मानचित्र अगर देखते हैं तो 23.9 अंश उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर समुद्र सतह से लगभग 1658 फीट ऊंचाई पर उज्जैन नगरी बसी हुई है। अब वर्तमान की जो उज्जैन नगरी है वह 23.11 अंश पर स्थित है। भौगोलिक गणना के अनुसार प्राचीन आचार्यों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना था और वर्तमान में कर्क रेखा भी जो है वो यहीं से गुजरती है। देशांतर रेखा और कर्क रेखा यह एक दूसरे को यही काटती है। चाहे रोहतक हो, अवंती हो या कुरुक्षेत्र, ये जो स्थल है वो भी इसी रेखा में आते हैं। देशांतर प्रधान जो मध्य रेखा है, जिसको हम ग्रीनविच लाइन या समय निर्धारण के संदर्भ में जो रेखा है वो कह सकते हैं, वो श्रीलंका के सुमेरु तक जाती है और श्रीलंका से सुमेरु तक जाते हुए वे उज्जैनिया सहित अनेक नगरों को स्पर्श करते करते जाती है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार जब उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर 21 मार्च से प्राय 6 मास का दिन होने लगता है तो प्रथम 3 मास यानी प्रथम 3 महीने उसके पूरे होते ही सूर्य दक्षिण क्षितिज से बहुत दूर होते जाता है और यह वह समय है जब सूर्य उस समय ठीक उज्जैन के ऊपर ही होता है। अब सूर्य के ठीक सामने होने से यह स्थिति संसार के अन्य किसी नगर में नहीं आती है, तो वो केवल उज्जैनी नगरी में ही आती है। तो उज्जैन को अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण प्राचीन काल से खगोल शास्त्रियों ने काल गणना का केंद्र बिंदु ही माना है और यहीं से संपूर्ण भारत की ही नहीं तो दुनिया का भी समय निर्धारण यहीं से होता था। उस समय जो राजा जयसिंह, उन्होंने वहाँ पर जो एक वेधशाला स्थापित किया था, आज भी इस नगरी को कालगणना के क्षेत्र में अग्रणी सिद्ध करती है क्योंकि उसके प्रमाण भी वहाँ पर उपस्थित हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार कालचक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतायन, इस प्रकार महाकालेश्वर को काल गणना का प्रवर्तक भी माना है। यानी उज्जैन नगरी ये काल के निर्धारण की नगरी हुए तो महाकालेश्वर ये वहाँ की जो देवता है महाकाल महादेव, वह कालगणना के प्रवर्तक भी माने गए हैं।
प्राचीन भारत के समय गणना का केंद्र बिंदु उज्जैनी होने के कारण काल के जो आराध्य महाकाल है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्व के ज्योतिर्लिंग का स्थान है, वह उज्जैनी में ही स्थापित है। वराह पुराण में उज्जैन को शरीर के नाभि देश और महाकालेश्वर को अधिष्ठाता कहा गया है। इसका मतलब अगर भारत यह हमारा देश का शरीर माना तो उज्जैन शरीर ये नाभि स्थान है, और नाभि में जिस तरह से ब्रह्म स्थान होता है उसी तरह से नाभि का जो अधिष्ठाता है वह महाकालेश्वर ये प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से अधिष्ठाता देवता है। महाकाल का यही कालजयी नगरी विश्व की भी नाभि स्थली है, यानी तत्वतः यह भारत की नहीं तो संपूर्ण विश्व की नाभि स्थली है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण उज्जैन को सामान्यतः नाभि प्रदेश अथवा मणिपुर चक्र भी माना गया है। यानी अगर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी अगर यह एक देह मानते हैं और भारत के भी मध्य स्थित है और पृथ्वी का भी मध्य है, तो उस दृष्टि से उज्जैनी नगरी को नाभि प्रदेश अथवा मणिपुर चक्र ही माना गया है। प्राचीन सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदि महानुभावों ने उज्जैनी को मध्यमोदय को ही स्वीकारा है। वैदिक संहिता में इसे अमृत ग्रंथि का स्थान कहा गया है, अमृतस्य नाभि, और इसलिए यहाँ हर 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ का महापर्व मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के माध्यम से अमृत सेवन का एक सुअवसर प्रदान करता है। यानी उज्जैन नगरी, मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी, महाकालेश्वर जी का सानिध्य, ऐसे पावन क्षेत्र में हर 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। यह एक अलग उसका स्थान महात्म्य है। महाकाल को काल का नियंत्रक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में आज हम जिसको उज्जैनी कहते हैं उसे अवंतिका कहते थे, और अवंतिका को काल की देवता भगवान महाकालेश्वर के नगरी के रूप में गौरव प्राप्त हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये गिने जाने वाले जो भगवान महाकालेश्वर, इनको शास्त्रों में मृत्युलोक यानी भूलोक पर जो भूलोक से संबंधित जो मृत्यु होते हैं वो उस मृत्युलोक का अधिपति ही कहा गया है। इसलिए उनकी गणना 3 प्रमुख शिवलिंगों में होती है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकाल, लिंगत्रय नमस्तुते। इस श्लोक में ऋषियों ने आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर तथा पृथ्वी पर महाकाल के रूप में जो विराजमान है, ये 3 शिवलिंगों को सर्वप्रथम नमन किया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र महाकालेश्वर यह एक ही शिवलिंग है जो दक्षिणी मुखी है। दक्षिणामुखी का मतलब दक्षिण दिशा ये मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा में यमराज मृत्यु के वाहन काल के साथ विराजते हैं। तो दक्षिण दिशा या दक्षिण मुखी होने का मतलब है कि महाकाल अपनी दृष्टि इन पर रखकर इसे नियंत्रित करते हैं। तो कार्तिक जी उज्जैनी का चाहे भौगोलिक दृष्टिया हो, खगोलीय दृष्टिया हो या आध्यात्मिक दृष्टिया हो या सबसे महत्व का कालगणना के जो दृष्टि से है, ये इतना महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में और प्राचीन परंपरा में था। एक समय संपूर्ण विश्व के काल निर्धारण का केंद्र बिंदु भी था, और ये अभी भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये दिव्य नगरी है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो मार्गदर्शन हमें किया, तो इससे एक बात तो हम सभी को ये स्पष्ट हो गई कि महाकालेश्वर जी को काल गणना का प्रवर्तक भी माना गया है।
और जो उज्जैन नगरी जो है तो वो काल गणना का प्रारंभ उस केंद्र बिंदु से ही हुआ है, ये बात हम सभी को स्पष्ट हुई। मेरा अगला प्रश्न इसी संदर्भ में आपसे है कि उज्जैन के स्थान पर इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम को प्रमाणित मानने से तथा एक ही टाइम जोन करने से भारत में किस प्रकार से नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। बहुत महत्व का प्रश्न पूछा कार्तिक जी आपने, क्योंकि इंग्लैंड के इस ग्रीनविच टाइम को प्रमाणित मानने से तथा भारत को एक ही टाइम जोन में अंग्रेज़ों ने रख कर गए तो भारत का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, और स्वतंत्रता के बाद भारत के सरकार ने भी एक ही टाइम जोन स्वीकारने के कारण क्या नुकसान हो रहा है, वही अब हम समझ लेंगे। भारत की कालगणना के अनुसार एक दिन और रात सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक में पूर्ण होती है। यानी हमारा जो दिन रात है, जिसको हम अहोरात्र कहते हैं, वो सूर्योदय से सूर्योदय तक होती है। अब अंग्रेजी की जो कालगणना है उसके अनुसार उनका जो एक दिन और एक रात मिलकर एक अहोरात्र होता है, वो रात को 12 बजे जबरन उनका तारीख बदलकर, दिन बदलकर किया जाता है, जबकि उस वक्त वो अहोरात्र की केवल रात ही चल रही थी, ये हमको स्पष्ट होता है। समय की यह धारणा पूर्णतः अवैज्ञानिक है। पश्चिमी समय की या दिन परिवर्तन की ये जो धारणा है, यह पूर्णतः अवैज्ञानिक है। और टाइम जोन को समान समय क्षेत्र कहते हैं। दुनिया की घड़ियों के समय का केंद्र वर्तमान में ब्रिटिश का ग्रीनविच शहर है। यहाँ से संपूर्ण दुनिया की जो घड़ियाँ हैं उसका समय तय होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी वहीं से तय होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है, और उसी हिसाब से हमारे देश के सारे काम होते हैं। मगर क्या ये हमारे देश के लिए ज़रूरी था कि हमारे संपूर्ण प्रदेश में, देश में हम एक ही टाइम जोन लागू करें? क्या ऐसा करने से हमारे देश का कोई नुकसान होता है? या ऐसा ना करके देश को अगर हम अलग अलग टाइम जोन में बांटते थे तो हमारे देश का क्या लाभ हो सकता है? ऐसे कभी किसी ने अध्ययन किया है क्या? क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारतीय शहरों में विक्रमादित्य के समय से जो चला आ रहा था, वो स्थानिक समय पूर्ण सूर्य के मुताबिक ही तय किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश ने अपने औपनिवेशिक काल में, यानी वो जब भारत पे राज कर रहे थे, उसमें भारत में सब कुछ बदल दिया है। और ब्रिटिश ने केवल भारत में नहीं तो 2/3 विश्व पर भी बीच में राज किया था। तो 2/3 विश्व पर राज करते समय उन्होंने क्या क्या कूटनीति करके विश्व में क्या क्या बदलाव किए, कैसे विश्व का नुकसान किया, वो भी हम अभी देख लेंगे। तो ये महत्व का है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक जो काल था, उनका भारत पे राज करने का जो काल था, उस समय भारत की जो कुछ धारणाएं थे, पारंपरिक हमारा ज्ञान धारणा, उसको उन्होंने सब कुछ बदल दिया था। उस काल में रेलगाड़ियों का समय तय करने वालों ने यह परंपरा बदल दिया। अब रेलवे नेटवर्क के विस्तार और औद्योगिक क्रांति ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को जन्म दिया। औद्योगिकीकरण की क्रांति, रेलवे का विस्तार, माल वाहतूक और प्रवासी वाहतूक दूर दूर तक होने की प्रक्रिया जब से शुरू हो गई, तब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का आवश्यकता निर्माण हुई और उसका जन्म हुआ। 1884 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में दुनिया को 24 टाइम जोनों में बांटा गया। उन्होंने दिन के 24 घंटे नियुक्त किए, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इस तौर पे उसे जाना जाता है। बाद में इसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, इस नाम से उसको बाद में प्रस्तावित किया गया। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को
2 टाइम जोनों में बांटा था। लेकिन 1 सितंबर 1947 के दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जारी किया गया और जिसके मुताबिक घड़ी 82.5 डिग्री पर एक वर्टिकल लाइन पर सेट कर दी गई। ये लाइन जो प्रयागराज के पास से शंकरगढ़ मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये एक बेतुका फैसला, गलत फैसला था और साल दर साल आने वाली हमारी सरकारों ने भी यह गलती सुधारने में, टाइम जोन बदलने में, हमारी आवश्यकता अनुसार टाइम जोन निर्माण करने में कोई रुचि नहीं लिया। 1948 तक पूर्वी भारत में कलकत्ता टाइम जो था यानी टाइम जोन उसको फॉलो किया जाता था। 1955 तक पश्चिमी भारत में मुंबई टाइम जोन फॉलो किया जाता था। अब वर्तमान में संपूर्ण भारत में दिल्ली टाइम जोन फॉलो किया जा रहा है। अब ऐसे करने से देश भर में कई दिक्कतें पैदा हो गई। अब अमेरिका का पहले अगर अभ्यास के लिए उदाहरण देखते हैं तो अमेरिका का जो क्षेत्र है पूर्व से पश्चिम तक 4800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब अमेरिका ने क्या किया, अब इतना पूर्व से पश्चिम तक अगर उनका क्षेत्र फैला हुआ है तो उन्होंने अपने देश को 9 टाइम जोन में विभाजित करके वे अलग अलग क्षेत्र में 9 टाइम जोन का पालन करते हैं। अब अमेरिका के तुलना में अगर हम भारत का अभ्यास करते हैं तो भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो क्षेत्र है वह 3,300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर अमेरिका के तुलना में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 टाइम जोन होने की आवश्यकता थी और कम से कम 2 या 3 तो हम कर ही सकते थे। अगर टाइम जोन हम 2-3 करते थे तो उससे क्या लाभ होता था, क्या फ़ायदा होता था, वो हम पहले समझ लेंगे। एक उदाहरण देखेंगे कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं तथा हमारा जो अंडमान जो बेट है वहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का क्या सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है वो अभी हम समझ लेंगे। अभी मुंबई के तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्य जो है 90 मिनट पहले उदय होता है और 90 मिनट पहले अस्त होता है, यानी करीब करीब 1.5 घंटा मुंबई के तुलना में सूर्योदय पूर्व क्षेत्र में होता है और वैसे ही उदय और अस्त दोनों 90-90 मिनट का फ़र्क मुंबई के तुलना में पूर्व के राज्यों में है। अब अभ्यास कैसे करना है कि वे तब उड़ जाते हैं 90 मिनट पहले, तब पश्चिम और मध्य भारत के लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं। वहाँ के लोग सुबह 6 बजे अपना नाश्ता या नहारी करते हैं, लेकिन दिल्ली टाइम जोन के कारण सरकारी दफ्तर या अदालत उनके 10 बजे से पहले नहीं खुलते और वह बंद होने का समय भी पश्चिमी के जैसा शाम को ही होता है। तो इससे क्या होता है कि उनकी दिनचर्या सवेरे जल्दी 90 मिनट शुरू होती है, उनका ब्रेकफास्ट और बाकी तैयारी जल्दी होती है, मगर टाइम जोन लेट होने के कारण उनका सवेरे का जो समय है वो व्यर्थ जाता है और पश्चिमी जोन के साथ जुड़ने के कारण फिर उनका उस समय कार्यालयीन काम या दैनंदिन काम का शुरू होता है, सरकारी काम का शुरू होता है। इससे रोजाना अधिकतम 4 घंटे का नुकसान पूर्व क्षेत्र का होता है। अब पश्चिम भारत में शाम के जब 5 बजते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में शाम के 6:30 बजते हैं। इस कारण वहाँ पर क्या होता है कि सरकारी कार्यालय तथा अन्य कार्यालय या जो बाज़ार में
2 करोड़ किलोवाट बिजली की खपत वहाँ पे हो रही है, उसका उपयोग अनावश्यक होता है, ये ध्यान में लेना चाहिए। क्योंकि पश्चिमी प्रदेश से हमारा भारत का टाइम जोन सेट करने के कारण वहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। सरकारी कामकाज शुरू होने के कारण वहाँ पर दिए हो, लाइट हो, फैन हो या एसी हो, उसका उपयोग शाम होने के बाद भी उनके वहाँ चलता है। सामान्यतः शाम को लाइट बत्ती जलाने के पहले कार्यालय बंद हो जाए, ऐसी व्यवस्था होने के कारण इधर बिजली का कम होता है, मगर उधर बिजली की खपत अधिक मात्रा में होती है। अब इससे क्या होता है कि व्यापार के दृष्टि से 4 घंटे सवेरे के व्यर्थ होना और शाम को अनावश्यक बिजली, अनावश्यक सरकारी कार्यालय में दिए या अन्य का उपयोग होना, तो ये व्यापार और अर्थव्यवस्था के साथ नागरिकों की जो दिनचर्या है, उनका जो दैनंदिन उनका जो चक्र है, उसके लिए भी, आरोग्य के दृष्टि से भी वो नुकसानदेह ही होता है। यदि भारत सरकार पूर्व, मध्य और पश्चिम ऐसे 3 समय सारणी में, टाइम जोन में भारत के हिस्से बांट लेते हैं, अर्थात भारत का पूर्वी हिस्सा जहाँ सबसे पहले दिन की रोशनी आती है, वहाँ काम सबसे पहले शुरू हो, फिर मध्य में वहाँ उसके बाद काम शुरू हो और आखिर में पश्चिम में उनके हिसाब से काम शुरू हो, तो ऐसे समूचे भारत में अगर सक्रिय कार्य करने के घंटे बढ़ जाएंगे, यानी एक्टिव मैन आवर्स, उस समय व्यक्ति की ऊर्जा भी अधिक होती है, कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है, तो समूचे भारत में सक्रिय कार्य करने के जो घंटे हैं, मैन आवर्स है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, वही हमारा बढ़ जाएगा। और ऐसे करने से समय का जो एक माप है, उसमें बंधे न रह के विकास के, देश की विकास की गति के लिए जो आवश्यक है, उसमें हम जो ऊर्जा बचती है, जो धन बचता है, जो व्यापार का टर्नओवर है, उसको हम अन्य विकास की तरफ उसको बदलाव करके ये कर सकते हैं। तो मूलतः कैसे है कि इसका जो थीम है कि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से प्रारंभ में भारत को 2 इसमें बांटा था, बाद में उसको एक जोन में डाल के वो चले गए। और हमारे जो राज्यकर्ता है, जिनको दूरदृष्टि नहीं थी, कालगणना का अध्ययन नहीं था, अलग अलग टाइम जोन करने से राष्ट्र का क्या हित होता है, राष्ट्र का क्या नुकसान बचा सकते हैं, और उसके बाद आने वाले एक भी सरकार ने इस तरह से विचार न करने के कारण भारत एक ही समय के साथ जा रहा है। वो बेचारे 90 मिनट पहले उठते हैं, उनकी भी 6 उस समय बजते हैं, और ये 6 बजे सो के उनकी भी 6 उसी समय बजते हैं, क्योंकि सूर्योदय उधर हो जाता है, यहाँ पे सूर्योदय होना बाकी है। तो इस तरह से जो एक विसंगति लाई है, तो कम से कम पश्चिमी देशों से, अंग्रेज़ों से कुछ सीखना है तो स्वाभिमान सीखना चाहिए कि अमेरिका अगर 4800 किलोमीटर के इसमें 9 जोन में बांटता है, तो हमारी 3000 किलोमीटर की जो व्याप्ति है पूर्व पश्चिम, उसको हमने कितने इसमें बांटना चाहिए। दूसरा, अगर अंग्रेज़ भारत के उज्जैन के कालगणना के केंद्र को बंद करके वो अपने शहर ग्रीनविच को अगर मध्य बिंदु बना रहा है, तो स्वतंत्र या स्वाभिमान या स्वशासन या स्वराज्य करके हमको अभी अपना एक कालगणना का समय निर्धारण का अपना केंद्र निर्माण करना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से पूरे विश्व का समय निर्धारण का केंद्र भारत ही था। तो यह समझकर अगर भारत के राज्यकर्ता स्वाभिमान से स्व परंपरा, स्व धर्म को अगर मान्य करते हैं और स्व कालगणना और स्व काल निर्धारण का शहर उज्जैन को मान्यता देते हैं और भारत को 3 या 4 टाइम जोन में अगर डिवाइड करते हैं, तो एक प्रकार से सही मायने में हम पारंपरिक उत्कर्ष और प्रगति की तरफ जा रहे हैं, ऐसे लगता है मुझे, कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने कालगणना के विषय में जो इतिहास और प्राचीन उसके बारे में हमारे जानकारी दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जो धर्म विज्ञान की मालिका आप ये देख रहे हैं कालगणना से संदर्भ में, ये अनेक लोगों तक आप पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ये जो यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को ये जानकारी शेयर भी कर सकते हैं और सभी को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और ये सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन का भी बटन क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो नई मालिका आने वाली है उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। ये सुनते समय आपके मन में कुछ शंका हो तो वो अब भी आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके शंकाओं का समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।